हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी एग्जाम प्रेप। तो संडे का फंडा में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन। सो हाउ टू सॉल्व दिस पोलराइजेशन वेरी क्विकली टुडे वी आर गोइंग टू सी। सो बिफोर वेस्टिंग द टाइम, let's go into the polarization. What is polarization? Actually, the polarization of a uniform plane wave describes the locus traced by the tip of the electric field vector at a given point in the space as a function of time. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई भी पोलराइजेशन ड्रॉ करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टिप को ट्रेस करते जाना है और उसके लोकस से जो आपका शेप बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसका पोलराइजेशन डिसाइड होगा। और पोलराइजेशन हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो एट अ गिवन पॉइंट, कोई भी आपको गिवन पॉइंट दिया रहेगा और उसमें टाइम को आप चेंज करते जाओ और उस टाइम को चेंज करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी उनके टिप को अगर आप ट्रेस करोगे तो वो आपका कहलाएगा पोलराइजेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव। पोलराइजेशन हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जब भी आपको पोलराइजेशन कैलकुलेट करना है वो आपका वो प्लेन होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रीडली आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन स्पेसिफाइंग ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज सफिशिएंट। So because electric field itself is sufficient to calculate the polarization. So अगर हम बात करें कि how to represent the प्लेन वेव, तो प्लेन वेव के जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होंगे। अगर वेव मान लो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे ई एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप प्लस ई टू द पावर जे डेल्टा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा टर्म जो हमारे पास यहाँ पे है, ई टू द पावर जे डेल्टा वाला टर्म है। ठीक है, ई टू दावर जे डेल्टा वाला टर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, फिर ई टू दावर जे डेल्टा जो है वो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस शो कर रहा है। देखो ये एक्स कंपोनेंट है वेव का, ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स और वाई किसके परपेंडिकुलर है, जेड के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन होना चाहिए टू ड्रॉ द ट्रेस ऑफ द टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें हमने क्या किया कि ये cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड को कॉमन ले लिया, तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी आपका देखने को मिल सकता है। और थर्ड आपका रियल पार्ट के टर्म्स में भी आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो जहां पे जो डेल्टा है वो फेज डिफरेंस है y माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पोलराइजेशन। कंसिडर ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मान लो कि y कंपोनेंट अगर जीरो है तो x कंपोनेंट बस बचेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वेव जो है वो x डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। अगर x कंपोनेंट जीरो हो गया, y कंपोनेंट बस बचेगा, तो हम बोलेंगे कि वेव जो है वो y डायरेक्शन में आपका पोलराइज्ड है। अगर दोनों ही डायरेक्शन में आपका प्रेजेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों ही प्रेजेंट है, तो इसमें लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और इलिप्टिकल पोलराइजेशन तीनों टाइप के पोलराइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, so what is linear polarization? A wave is said to be a linearly polarized if the for a fixed z, मान लो कि कोई भी एक z कोई पॉइंट ले लेंगे और उसमें हम लोग अगर टिप को ट्रेस करेंगे तो if it is a straight line then it is known as the linear polarization. So this happens when x component and y component are either in the delta equal to 0 और delta equal to pi। तो फेज डिफरेंस जो है बिटवीन द टू वेव्स वो या तो जीरो होना चाहिए या तो पाई होना चाहिए, तब हम उसको लीनियर पोलराइज्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड से भी निकाल सकते हो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस ई एक्स नॉट अपॉन ईटा ए एक्स कैप प्लस ई वाई नॉट अपॉन ईटा ए वाई कैप ई टू पावर जे ओमेगा टी एंड ई टू पावर माइनस जे बीटा जेड। कुछ इस तरीके से कंपोनेंट दिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला केस हम लोग ले रहे हैं, जो हमारे पास वेव है इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, ई एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप। ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा है। मान लो कि ये जो फेज डिफरेंस डेल्टा है वो अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, या फिर आप सिंपल बोलोगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, फेज जीरो भी हो सकता है, फेज शिफ्ट जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर वैल्यूज, तो अकॉर्डिंग टू टेबल आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं इसमें z इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दूं, क्योंकि हमने बोला कि एट ए गिवन पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, तो एट ए गिवन पॉइंट आप निकाल लो z इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप इसमें z की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट कर दो, तो जीरो जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ई एक्स नॉट कॉस, देखो ई एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी है ना, एंड यहाँ से ए एक्स कैप एंड फेज डिफरेंस ई टू द पावर जे, और डेल्टा की वैल्यू हमने 2 एन पाई रख दिया। ठीक है, और साथ में हमारे पास ई वाई नॉट और कॉस ओमेगा टी आ गया।
ठीक है, और ये हो गया ए वाई कैप। तो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रखेंगे, और अगर मान लो मैं n की वैल्यू 0 भी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो e टू द पावर j डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेबल बनाया, देखो यहाँ पे ax x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 1 आ गया, 1 आ गया मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया e नॉट। तो ये ex नॉट और ey नॉट दोनों इक्वल अगर हैं, है ना, ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट अगर दोनों इक्वल हैं ई नॉट के, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखते जाओ ये, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये ई नॉट हो गया, फिर 0.707 ई नॉट हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, थीटा की अलग अलग वैल्यू। अब यहाँ पे देखो मैं जैसे सब्स्टिट्यूट किया, ये पॉइंट आया कहाँ पे, ई नॉट और ई नॉट, फिर यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0.707 आया, फिर ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 135, फिर यहाँ पे कितना आ गया 180। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया थीटा इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू 180 पे, तो ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है। अब 180 के आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये 225, ये वाला एंगल जो थीटा इक्वल टू 225 पे आ जाएगा, फिर थीटा इज इक्वल टू 270 पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और सेम पॉइंट मुझे मिल जाएगा वापस से 360 डिग्री पे। तो ये इसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली पोलराइज बोलेंगे, क्योंकि एक ये लीनियर लाइन बना रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऑड मल्टीपल लेता हूं डेल्टा का तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर मैं n इक्वल टू 0 करके e टू द पावर j डेल्टा लिखूं तो ये आ जाएगा e टू द पावर j, n की वैल्यू 0 कर दिया तो पाई आ गया, और e टू द पावर j पाई कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस केस में e टू पावर j डेल्टा -1 आ जाएगा, तो कितना फर्क पड़ जाएगा, ये e नॉट हो गया cos ओमेगा t एट ए गिवन पॉइंट, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 0 पे, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे -1, और ई वाई नॉट भी ई नॉट के इक्वल है, और cos ओमेगा t ए वाई कैप, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला थीटा इक्वल टू 0 पे अगर ये ई नॉट है x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट माइनस ई नॉट हो जाएगा, तो ये 0.707 ई नॉट है, तो ये -0.707 ई नॉट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे थीटा इक्वल टू 0 पे, फिर ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, फिर ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। फिर अगर 180 के बाद फर्दर बढ़ाओगे तो वो इस शेप को फॉलो करके थीटा इज इक्वल टू 360 पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक लीनियर शेप को होल्ड कर रहा है, तो इस तरीके से ये लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियरली पोलराइज होने की एक सिंपल सी कंडीशन क्या हो गई कि फॉर ए वेव टू बी लीनियरली पोलराइज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शुड हैव ए फेज डिफरेंस आइदर 0 और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो दैट इज द ट्रिक कि आपको अगर लीनियरली पोलराइज्ड है कि नहीं बताना है, तो आपको क्या करना है, x कंपोनेंट को मेजर करना है, y कंपोनेंट को मेजर करना है, उन दोनों के फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। फेज डिफरेंस अगर 0 या तो मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो आप सिंपल बोल दोगे लीनियरली पोलराइज्ड है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ई एक्स नॉट की वैल्यू ई वाई नॉट की वैल्यू ई नॉट भी हो सकती है, या फिर दोनों नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक ये है कि भाई अगर आपको लीनियरली पोलराइज बताना है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट के, जिस भी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट के फेज डिफरेंस को या तो 0 या तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। दैट्स इट, बस इतना अगर आप कर लिए तो ये लीनियरली पोलराइज्ड होगा। ये देखो अगर आप देखोगे एक्स पोलराइज्ड अगर आपको बताना है, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड मतलब कि y कंपोनेंट है ही नहीं, है ना, y कंपोनेंट 0 है, तो अगर y कंपोनेंट 0 है तो जो इक्वेशन बनेगा फील्ड का जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये ई एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ए एक्स कैप हो जाएगा। अब आप ओमेगा टी z इज इक्वल टू 0 पे, है ना, एट z इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ऐसे लिख लें, एंड ए एक्स कैप। अब यहाँ पे एट जेड इज इक्वल टू 0 आप निकालोगे तो आपके पास सिर्फ आएगा ई एक्स नॉट एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी ए एक्स कैप। अब आप थीटा इक्वल टू 0 करोगे, थीटा इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पे मैंने किया तो कितना आ गया cos 0 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। अब जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री करोगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम किस तरफ जाएगा, माइनस ई नॉट पे, ये माइनस ई एक्स नॉट की वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस ई एक्स नॉट की वैल्यू है। तो इसके बीच में ये देखो ये वेव ऐसा ट्रेवल करेगा जो कि हम लोगों को किस तरफ दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल वेव की तरह दिख रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से खड़े होके, है ना, हमको तो यहाँ से देखना है,
जब हम यहाँ से देखेंगे इस डायरेक्शन पे तो हमको क्या दिखेगा, एक लीनियर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल पोलराइज बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि वाई डायरेक्शन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखेंगे इस डायरेक्शन पे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन पे जब आप देखोगे इस डायरेक्शन पे तो आपको ये लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टिप का जो ट्रेसिंग है वो वर्टिकल लाइन की तरह दिखेगा, इसीलिए इसको वर्टिकली पोलराइज बोलेंगे। कब? जब x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और हमारे पास ई जेड कॉमा टी बस बचेगा जिसमें y कंपोनेंट बस रहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई कैप। तो इसमें से y कंपोनेंट रहेगा तो वो वर्टिकली जाएगा, ठीक है। अब लीनियरली पोलराइज्ड वेव जब ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट दोनों प्रेजेंट है ना, ई एक्स नॉट एंड ई वाई नॉट बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, बोथ कंपोनेंट एग्जिस्ट, ई एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, ई वाई नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, या हम बोल सकते हैं कि ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये एकदम 45 डिग्री बन रहा है ना यहाँ से, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो देखो वेव पीछे की तरफ इस तरीके से होगा, बट जब आप उसको देखोगे सामने की तरफ इस तरफ तो वो आपको एक लाइन की तरह दिखेगा जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये वाली लाइन को वो फॉलो कर रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से वो लीनियरली पोलराइज्ड कहलाएगा। तो लीनियरली पोलराइज होने की कंडीशन क्या है आपकी? लीनियरली पोलराइज होने की कंडीशन यही है कि आपका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कुछ भी हो, इक्वल हो या ना हो, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन शुड बी मल्टीपल ऑफ पाई और तो जीरो, ठीक है। अब सर्कुलर वेव की कंडीशन क्या है? सर्कुलर पोलराइजेशन होने की कंडीशन है कि आपका जो x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है ये 100% सेम होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो फेज डिफरेंस है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखो ये हमने लिखा, अगर मान लो n इवन है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, अगर n इवन है तो क्या होगा, n इवन है तो डेल्टा की वैल्यू मान लेते हैं जीरो, n की वैल्यू जीरो रखे तो डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 आ गया तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो एट जेड इज इक्वल टू जीरो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एंड ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट सेम हो गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड देन ए वाई कैप, ठीक है। अब आप इसमें थीटा की वैल्यू को वेरी करो, तो जब आप थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो कॉस जीरो, और ये कितना आ जाएगा, जे पाई बाय 2 है मतलब जे आएगा, कॉस पाई बाय 2 जीरो हो गया, प्लस जे साइन पाई बाय 2 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ई नॉट यानी कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, राइट, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कॉस ओमेगा टी इंटू ए वाई, और यहाँ से हमारे पास सेम ई नॉट कॉस ओमेगा टी ए एक्स कैप। तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मतलब ये कॉस है तो ये साइन हो जाएगा, तो इसीलिए देखो एक ई नॉट है तो दूसरा जीरो हो गया, क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो पे कॉस जीरो जीरो होता है और साइन जीरो सॉरी कॉस जीरो 1 होता है और साइन जीरो 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है ना, कॉस 90 प्लस थीटा प्लस 90 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ई नॉट एंड ए वाई कैप, और यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी ए एक्स कैप। इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, एक कॉस है एक माइनस साइन है, तो इस तरीके से आपका ये टेबल बन जाएगा, और इसमें आप देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो ये वाला, ये थीटा इक्वल टू जीरो पे आएगा, ये वाला फर्स्ट वाला वैल्यू को मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया, फिर थीटा इज इक्वल टू 45 पे वो यहाँ आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे यहाँ पे आ गया, थीटा इज इक्वल टू 135 पे यहाँ पे आ गया, फिर थीटा इज इक्वल टू 180 पे यहाँ पे आ गया, फिर ये आपका थीटा इज इक्वल टू 225 पे आ गया, फिर ये 270 पे आ गया, एंड सिमिलरली ये 360 पे आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सर्कुलर बन गया, और ये देखो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है, आप राइट हैंड का यूज करो, और जिस डायरेक्शन पे ये रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाओगे। अब आपको साथ में ये भी देखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका जेड डायरेक्शन था, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, तो ये राइट हैंड से आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, लेफ्ट हैंड से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका रोटेशन भी मैच करना चाहिए, ठीक है। थंब जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की तरफ जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और रोटेशन फिंगर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। रोटेशन जो है
वो फिंगर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिंगर के अकॉर्डिंग, मतलब कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स। ओके, तो अगर अब मैं राइट हैंड का जैसे यूज करता हूं तो थंब मेरा इनसाइड द स्क्रीन जा रहा है, मतलब राइट हैंड नहीं हो सकता। अब लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा हूं तो ये हमारा रोटेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है और थंब आउटसाइड आ रहा है, थंब आउटसाइड आके मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को मैच कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड से पॉसिबल हो पा रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एन की वैल्यू और पुट करेंगे, है ना, तो भी ये आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, देखो ये राइट हैंड आ रहा है ना, तो ये राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्टली अगर आपको बताना है तो आप क्या करो, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को ड्रॉ करो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर z है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर प्लेन ले लो। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर z है तो परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, एक्स वाई, तो मैंने लिख लिया एक्स और वाई, यहाँ पे भी लिख लिया एक्स और वाई। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग आप फेज देखो पहले, तो x का फेज आपका निकालोगे और y का फेज आप निकालोगे, तो x के फेज को यहाँ पे मार्क कर लो, y के फेज को मार्क कर लो, और जो भी लीड कर रहा है उसको मान लो यहाँ लिख लिए लीड, y अगर लीड कर रहा है तो लीड लिख लो, और अगर x लीड करेगा तो x लिख लेंगे। तो मान लो कि y लीड कर रहा है और x लैग कर रहा है, लीड से लैग की तरफ आप रोटेट करा दो, और अब फिंगर्स देख लो कि कौन सा ये फिंगर्स मैच करेगा, तो ये कौन सा हैंड मैच करेगा, तो ये लेफ्ट हैंड अगर मैच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग राइट हैंड बना के रखे हैं, तो इसका जस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम लोग इसको लीड करा देते हैं, हाँ एक्स को यहाँ पे हम लीड करा देते हैं, और वाई को हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये तो, हाँ एक्स को हम यहाँ लीड करा देते हैं और y को लैग करा देते हैं, मतलब x का फेज जो है वो लीड कर रहा है, लीड से लैग की तरफ अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे राइट हैंड का यूज करोगे तभी आपको ये रोटेशन मिलेगा। हमेशा हमको लीड से लैग की तरफ जाना है। ठीक है, पहले आप x का फेज निकालो, y का फेज निकालो, मान लो कि x लीड कर रहा है तो हमने यहाँ पे x के साथ लीड लिख लिया, y के साथ लैग लिख लिया, तो लीड से अगर लैग आप जाओगे तो ये कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर मान लो y लीड कर रहा है ना, और x लैग कर रहा है, ठीक है, x लैग कर रहा है y लीड कर रहा है, तो ये लीड से लैग जाएंगे तो इस टाइप का रोटेशन हो जाएगा। और अगर अब हम लोग यूज करेंगे तब भी ये राइट हैंड ही जा रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट हो गया। अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तब भी ये लीड से लैग में जाने पे राइट हैंड ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन है। ठीक है, अब लीड से लैग जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे, ये मान लो कि अब लैग कर रहा है, इसको हम लैग ले लेते हैं, ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, तो लीड से अगर लैग हम लोग जाएंगे, ठीक है, लीड से अगर हम लोग लैग जाएंगे तो अब देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड, है ना। लीड से अगर आप लैग जाओगे तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव है, मतलब आउटसाइड है। आप अगर लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग लीड से लैग रोटेशन भी मैच कर रहा है और थंब भी आपका आउटसाइड आ रहा है, मतलब लीड से लैग, तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको x लीड कर रहा है मान लो और y लैग कर रहा है, तो अभी भी ये लेफ्ट हैंड ही सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अंदर की तरफ जाना चाहिए, तो ये लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, और ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। रोटेशन आप देखोगे अगर इस तरफ खड़े होके यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो, आपको इस तरीके से इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, तो आपको ये इस तरीके का रोटेशन दिख रहा है, और ये लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है ये आप बता सकते हो। ये राइट हैंड आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका इस तरफ आ रहा है और ये राइट हैंड आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना, रोटेशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका इस तरफ है। सिमिलरली ये राइट हैंड आ रहा है ना, ये एक्चुअली कौन सा होगा, अगर मैं देखो ये वेव बाहर की तरफ जा रहा है, ये वेव अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बेटर होगा कि वी चेंज इट। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ये वेव उस तरफ जा रहा है, तो अगर वेव के डायरेक्शन को मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ ऊपर में गलत है, तो ये क्रॉस, अगर हम लोग वेव के डायरेक्शन, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, हमको इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, तो इसको अगर हमको ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ये ऐसा अगर हम बनाएं, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है,
अगर हम इसको चाहते हैं राइट हैंड में जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ये मिस्टेक है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड से ये वेव अंदर की तरफ जा रहा है और रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसमें देखते हैं तो ये वेव जो है वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है। अब इस ये राइट हैंड होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है ये, तो भी ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है। अगर राइट हैंड में ले जाना है तो हमारा जो थंब है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो इस तरफ जाएंगे, तो ये भी लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये अगर हमारा बाहर की तरफ आ रहा है और रोटेशन किस तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हो रहा है, तो ये कौन सा रोटेशन होगा, तो इसको अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड से ही मैच करेगा, तो ये भी लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, ये भी लेफ्ट हैंड का डायग्राम, तो इसको हम राइट हैंड बना सकते हैं क्या इजीली। लेट्स चेक, रोटेशन का गड़बड़ है ना। राइट हैंड ले जाने के लिए वेव अगर हमको बाहर की तरफ जाते दिख रहा है ना, बाहर की तरफ जाता दिख रहा है, तो अगर हम थंब इस तरफ करें और ये रोटेशन ऐसा करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये लेफ्ट हैंड से ही पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि वेव का डायरेक्शन हमको इस तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों को लेफ्ट हैंड रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली चारों में सेपरेशन है। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सर्कुलर ओरिएंटेशन इन द ऑब्जर्वेशन प्लेन ऑल द टाइम सच वेव्स आर कॉल्ड सर्कुलरली प्लेन। आप यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली कि ये किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, आप यहाँ पे मैच करा सकते हो। सो इलिप्टिकल पोलराइजेशन होने की कंडीशन क्या है, तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन होने की कंडीशन बिल्कुल सेम है एज ए सर्कुलर पोलराइजेशन, बस इसमें आपका कंडीशन यही है कि ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट सेम नहीं होना चाहिए, और जो फेज डिफरेंस है ना, जो फेज डिफरेंस है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए, बाकी आपका सेम है एज ए सर्कुलर पोलराइजेशन। यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का कॉन्सेप्ट है, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कुछ पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पे राइट हैंड इलिप्टिकल कब बोलेंगे, तो सेम लीड और लैग का कंसेप्ट लगा लो, बस इसमें जो शेप है वो इलिप्टिकल रहेगा क्योंकि ई एक्स नॉट और ई वाई नॉट की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि एक्स वाई और ई नॉट की वैल्यू सेम नहीं है। तो अब लीड और लैग आपको निकालना है, आप एक्स का फेज कैलकुलेट करो, आप राइट लैग निकालो, मतलब वाई का फेज निकालो और देखो कि कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। तो मान लो कि एक्स का फेज निकाला मैंने और वो लीड कर रहा है, और वाई का फेज मैंने निकाला वो लैग कर रहा है, तो लीड से लैग की तरफ हमेशा जाना है, तो ये रोटेशन हो गया। अब ये रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हैंड सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो कि मैंने वाई का फेज निकाला, वो लीड कर रहा है और ये आपका लैग कर रहा है, बट जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी अंदर की तरफ है, तो हमेशा हमको लीड से लैग जाना है, पहला चीज। अब हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और रोटेशन को मैच करना है कोई भी हैंड यूज करके, आइदर लेफ्ट या तो राइट। तो अगर मैं राइट हैंड का यूज करूं तो थंब जो है वो इनसाइड द स्क्रीन जा रहा है और रोटेशन भी आपका मैच कर रहा है, तो ये दोनों राइट हैंड सर्कुलरली इलिप्टिकली पोलराइज होंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड का अगर मुझे यूज करना है, तो मान लो मैंने फेज निकाला वाई का, ये लीड कर रहा है ना, वाई का फेज लीड कर रहा है और एक्स का फेज लैग कर रहा है, तो लीड से लैग जाएंगे और लीड से लैग जाएंगे तो ये कौन सा रोटेशन आ गया, क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, और लेफ्ट हैंड के थ्रू ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर मान लो मैंने y का फेज निकाला, वो लैग कर रहा है, x का फेज मैंने निकाला लीड कर रहा है, बट साथ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी चेंज हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गया तो भी ये लेफ्ट हैंड से ही सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस हैं और ये आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से ये लीड और लैग आपका हो रहा है और किस तरीके से ये ओवरऑल इलिप्टिकल शेप ले रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पोलराइजेशन कैलकुलेट करना है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।